हेलो एवरीवन। तो हम लोग जे एडवांस को के फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई पेपर किस तरह का था। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो है द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जो ये छोटी सी हमारे पास जो बॉल है वो हमारे पास डिस्क है, और उसको हम हल्का सा एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेस करते हैं, तो हमें बताना है कि ओमेगा कितना होगा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। तो मैं करने क्या वाला हूँ, सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बेसिकली इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। मान लीजिए इसके अलावा हमने एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये कर्व्ड दिख रहा है, बट मैं बहुत छोटा एक्स ले रहा हूँ, एक्स इज मच मच स्मॉलर देन एनी डायमेंशन विच इज गिवन। तो मैं मान सकता हूँ कि एक्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो थीटा एंगल पे होगा। इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी वी हो चुकी होगी और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है। और क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितनी हाइट पे आ गया होगा, ये हम लोग ये भी हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका हमें जो रेडियस लेना है उसके सेंटर से लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास होगा इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर कॉस थीटा, इसके सेंटर से ले रहे हैं हम लोग। तो ये एच हाइट होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम टोटल एनर्जी अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो टोटल एनर्जी विल बी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एंड प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर है, आई ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोलिंग हो रही है तो आई आपका 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा को वी बाई आर लिख दीजिए, 1/4 एम वी स्क्वायर। और एम जी एच, तो एच आप देख सकते हैं कि टोटल हाइट आर माइनस आर था, उसमें आर माइनस आर कॉस थीटा उसकी सेंटर से दूरी है, तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ आर माइनस आर 1 - cos थीटा एंड प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर and reduce it further, you'll get 3/4 mv square। अब क्या करो, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ई बाई डी टी निकालो। टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन लग भी रहा है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क इन टोटल। तो अगर मैं टाइम के थ्रू डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 3/2 एम वी इंटू डी वी बाई डी टी प्लस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी एंड प्लस के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है, वी हो जाता है, हर जगह से हमें वी मिल रहा है। अब देखो थीटा की बात करते हैं, तो थीटा और एक्स में हम रिलेशन सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि थीटा आपका एक्स अपॉन आर माइनस आर होगा। वही हमारे पास आर्क लेंथ और एंगल के बीच में रिलेशन। तो अगर मैं इसमें डी ए थीटा बाई डी एक्स निकालता हूँ, डी थीटा बाई डी टी निकालता हूँ, तो दैट विल इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन आर माइनस आर विच इज वी अपॉन आर माइनस आर। तो हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेशन करके थीटा मान लेंगे, तो इसको आप लगभग थीटा मान सकते हो एंड दैट विल बी ज़ीरो। आप देखो बस चीज़ों को पुट कर लो, ये एक्सेलरेशन बन जाता है डी वी बाई डी टी प्लस एम जी आर माइनस आर, साइन थीटा थीटा है तो एक्स और वी, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली एक्स वी अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर के एक्स वी है, तो हर जगह से वी आप हटा सकते हैं, कॉमन आ रहा है, एंड एक्स वाली चीज़ों को उधर ले जाओ, तो 3/2 एम ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स। अब आप यहाँ उसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 2/3, और m को नीचे ले जाइए तो g अपॉन आर माइनस आर प्लस के बाय एम इंटू एक्स। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आपका जो अंदर वाला टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा आपको सीधा मिल जाएगा 2/3 जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के बाय एम। तो ये होना चाहिए, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 2/3 और कॉमन बाहर है और जी अपॉन आर माइनस आर, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसको करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे
इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन निकालना है। देखो इसको अगर आप मैथमेटिकली करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम होता भी नहीं है एग्जाम्स के टाइम पे। बट हम एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डेविएशन क्यों होगा, पहले आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्फेयर है और दूसरा ऐसा स्फेयर, तो डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह से स्ट्राइक कर रहा है वो दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला गया होगा और ये आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला गया, तो इट डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन कि वो किस नॉर्मल किस अलॉन्ग लग रहा है, उनके उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में घुसने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होने वाला है, देखो तुम्हें पता है कि हम सीधा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी हमारे पास थी 2mu अपॉन 2m प्लस m, विच इज नथिंग बट 2u/3। और हम लोग क्या करेंगे, सबको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में घुस जाते हैं। ये COM फ्रेम है, ठीक है, ये COM फ्रेम है, और COM फ्रेम पूरा का पूरा आपका 2u/3 से आगे की तरफ चल रहा है, तो 2u/3 से चल रहा है। अब क्या होने वाला है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये आपका कितने से आ रहा होगा, हम रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे। तो ये u से था, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u/3। तो ये इधर u/3 से आएगा, और जो दूसरा वाला मास था m मास, वो आपका पीछे की तरफ आ रहा होगा 2u/3 से, इस तरह से आ रहा होगा। यानी इनका जो कोलिजन लाइन है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि जब मैं आफ्टर कोलिजन की बात करता हूँ, आफ्टर कोलिजन में ये आपका जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला जो पार्टिकल है 2m वाला, वो टकरा के कहीं और चला जाएगा। मतलब वो इस तरह से आएगा और मान लीजिए ऐसे निकल जाएगा टकरा के, और दूसरा वाला उसके फ्रेम में ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल जाएगा। तो यानी अब इनकी लाइन ये वाली हो जाएगी, मान लीजिए इस तरह से हो जाएगी, इस लाइन के अलॉन्ग चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2m वाला मास है वो इधर भी u/3 से जाता रहेगा। ये हमें पता है, अगर आपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, कि आपका जो स्पीड, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो स्पीड्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स की चेंज नहीं होती हैं, वो बस इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि सेंटर ऑफ मास एक्ट्स लाइक अ बॉल, और उन पे वो जस्ट वो टकरा के वापस चले जाते हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड तो चेंज होने वाली नहीं है, इट जस्ट सो हैपन्स कि वो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर भी आपका 2m मास है, और मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वो फाई एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन वाली बात हो गई, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। अब क्या होता है कि हम लोग 2m की बात करेंगे, तो 2m किसी फाई एंगल पे हो गया। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम में वापस आते हैं, तो हमें पता है कि जो v2 की वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी vcom वेक्टर प्लस 2 की रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम करेंगे, तो हम वेक्टर डायग्राम्स बना लेते हैं। तो vcom वेक्टर हमारे पास कितना दिया है उन्होंने, हमने जो निकाला है vcom इज 2u/3। तो vcom हमें कितना दिया है, 2u/3 दिया है, और जो हमें इसका वेलोसिटी है वो हमें दिया हुआ है u/3। किसी भी एंगल पे हो सकता है, हमें नहीं पता। तो मान लीजिए ये u/3 ऐसा दिया हुआ है, और ये किसी रैंडम एंगल फाई पे जा रहा है। तो जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आने वाला है वो रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ये आएगा, जिसको कहते हैं v2, और इसका एंगल बोला है थीटा निकालने को। अब देखो ये इट बिकम्स मोर ऑफ अ वेक्टर लेवल प्रॉब्लम कि भाई थीटा मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप देखो फाई को आप इस पूरे सर्कल में, इस u/3 को इस सर्कल में घुमा सकते हो, राइट, क्योंकि स्पीड तो आपकी u/3 रहने वाली है, एंगल किस पे जाएगा वो हमें नहीं पता। तो अब क्या होता है कि अगर आप इस सर्कल के अलॉन्ग u/3 को ऐसे लाते रहोगे, तो आपकी नेट जो वेलोसिटी है वो आपकी ऊपर उठती चली जाएगी, और वो उठते उठते एक मैक्सिमम एंगल तक तब उठेगी जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो रहा होगा। उससे ज़्यादा आप एंगल कर देंगे तो आप फिर से, मतलब उससे ज़्यादा एंगल फाई कर देंगे तो फिर से एंगल घटने लगेगा। तो फॉर थीटा टू बी मैक्सिमाइज्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि ये तो हमारे पास 2u/3 होगा ही होगा, लेकिन जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो u/3 इसकी बन रही है, और जो फाइनल आपकी वेलोसिटी है, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब आपका ये थीटा मैक्सिमम बनेगा। तो ये हमारे पास v2 ग्राउंड के फ्रेम में हो गई। तो अगर मुझे इसमें निकालना है, इसमें आप सीधा देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, तो u/3 अपॉन 2u/3 दैट विल बी 1/2। तो यहाँ से सीधा आता है कि थीटा जो आपका होगा वो 30 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि भाई बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ डायग्राम्स वी कैन सॉल्व इट क्वाइट क्विकली, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, π/6 दैट इज 30 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है। अरे ये फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन दिया है
इसमें हमें किसी भी इंस्टेंट पे बताना है कि फ्लक्स क्या होगा। देखो भाई, फ्लक्स निकालना सिंपल, हमारे पास फ्लक्स क्या, हमें ईएमएफ के ऊपर कमेंट करना है, तो आप पहले फ्लक्स निकाल लीजिए, हमें फ्लक्स तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो आप क्या करिए, फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे बी आपका ऊपर की तरफ है, और हम लोग क्या करते हैं, एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, ये कितना होगा। तो मैं सीधा बोल देता हूँ, ये हमारे पास अगर एरिया ए नॉट है तो आपका यहाँ पर होना चाहिए ए नॉट साइन ओमेगा टी इस इंस्टेंट पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए नॉट साइन ओमेगा टी। बी हमें कितना दे के रखा है, बी इज गिवन टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉस। तो कॉन्स्टेंट्स डजंट मैटर, वी आर सिंपली गोइंग टू गो फॉर द फेजेस। तो हमारे पास सम कांस्टेंट इनटू साइन थीटा या साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है। तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, दिस इज फाइव। आपको ईएमएफ निकालना है, इट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा सी कॉस 2 ओमेगा टी। इस तरह से हमारा ईएमएफ मिल जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ देखते हैं कौन सा ग्राफ मैच करता है। एक बात तो ये कि जो इसका टाइम पीरियड होगा, आप देख सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई बाय 2 ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा। यानी हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जिसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा हो। तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसका पाई बाय ओमेगा है नहीं, और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज की पाई बाय ओमेगा नहीं है, बट ए और डी बचते हैं। बट हमें पता है कि भाई कॉस वाला टर्म फॉलो हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो पोटेंशियल होगा। तो नॉन जीरो पोटेंशियल सिर्फ ए का है, तो और इसका टाइम पीरियड भी पाई बाय ओमेगा आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और कॉमन सेंस की बात भी है, देखो इन्होंने बोला कि आपके पॉजिटिव हाफ रीजन ऑफ वाई में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली कितने टाइम तक, क्योंकि इसका ये ओमेगा से चल रहा है, तो पाई बाय ओमेगा मतलब पाई एंगल से इसको कवर करना है, तो पाई बाय ओमेगा टाइम तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसमें दिख भी रहा है कि पाई बाय ओमेगा के बाद आपका फ्लैट लाइन आ गया है। तो जितने भी हम कंडीशंस निकाल रहे हैं वो सारी की सारी ये वेरीफाई करता है, दैट्स व्हाई दैट शुड बी दी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पहला एक सिनेरियो दिया है जिसमें दोनों के जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, और दूसरा सिनेरियो में रीडिंग दिया हुआ है। तो हमें दूसरे सिनेरियो की सही रीडिंग लेनी है। तो पहला सिनेरियो हमारे पास लीस्ट काउंट निकालने के काम आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, पहले वाले को काउंट करेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपका काउंट कर लीजिए, आपका 7 MSD जो है, 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो 7 MSD जो है वो आपके 10 VSD से कोइंसाइड कर रहा है, यानी 1 VSD आपका कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 MSD। और ये भी गिवन है, हम देख के बता सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का है तो आपका पर डिवीजन MSD 1 mm का होगा, तो 0.7 mm आपका ये है। तो लीस्ट काउंट का हमें फॉर्मूला पता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, so that will be equal to 1 mm माइनस 0.7, 0.3 mm आपका हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। अब दूसरे वाले का हमें रीडिंग निकालना है, तो रीडिंग का हमें पता है फंडा, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितना है, 1 mm का है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू द वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल रीडिंग। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये जो पहली वाला है ना, ये इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, बाकी कोई कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट डिवीजन ही आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सीधा 1.3 mm आ जाना चाहिए। तो 1.3 mm हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है, तो इट शुड बी 0.13 mm। तो फाइनल आंसर आपका 1.13 mm था। इसमें डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें ही हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला ही दिया है, ईएमएफ इंडक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर वायर फ्रेम है जो वी नॉट स्पीड से एंटर कर रहा है, और एक्स पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी किस तरह से वेरी करेगी, तो इसके ऊपर कमेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू बना देता हूँ। तो हमारे पास मान लीजिए ये इधर एक रीजन है जिसके राइट हैंड साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ आ रहा है, बी, और ये जस्ट यहाँ पर अंदर एंटर कर रहा है इधर, राइट। और इस इंस्टेंट पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोशनल ईएमएफ वाला फंडा लगाते हैं। तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास आएगा, तो हम मान लीजिए नीचे की तरफ आपकी होगी, हम हाँ राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं बिकॉज फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट इस तरह से बढ़ेगा कि उसका फ्लक्स घटाएगा। तो हमारा नीचे की तरफ आएगा
अगेन इन दिस क्वेश्चन डायरेक्शन डज नॉट मैटर, आप सीधा ईएमएफ निकाल सकते हैं एलवीबी मोशनल ईएमएफ से। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर विच इज एलवीबी बाय आर, इतना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें एक फोर्स भी आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स आता है करंट के ऊपर दैट इज आई टाइम्स ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है। तो इसके थ्रू अगर हम निकालेंगे तो एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आने वाला है, जो कि हमारे पास कितना होगा, आई एल बी। तो वहाँ पर एल लेंथ है उसका इंटू बी, मतलब ऑब्वियसली ऊपर नीचे वाले में यहाँ पर भी फोर्स आ रहा होगा, बट ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो ये जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी में हमारे पास फोर्स लग रहा होगा। तो आई एल बी अगर मैं करता हूँ उसमें वैल्यू सारी पुट कर दूँ तो आपका हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स लग रहा होगा। अब इसके थ्रू हमें जो भी करना है उसको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स हमने कितना निकाल दिया, दैट इज एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर। अब यहाँ पर दैट कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको मैं लिख दूंगा कितना, ये रिटार्डेशन है तो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन जो ऐसा लिखना पड़ेगा वो माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी अपॉन एम आर लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रिटार्डेशन, राइट। यहाँ पर यही होगा कि मुझे फोर्स नेगेटिव लगा देना चाहिए था, बिकॉज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इधर है तो वेक्टर में हम लोग इस तरह से लिख सकते थे। खैर जो भी है, अब देखो यहाँ पर हम दो चीज़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो टाइम के फ्रेम में सॉल्व करें, तो अगर हम डी वी बाई डी टी लेते हैं तो आपका, अच्छा ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक चीज़ देख रखी है कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम आर जो है वो के दिया हुआ है। तो आपका सीधा ए जो है वो माइनस के वी हो जाता है। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको ए को डी वी बाई डी टी लिख दो माइनस के वी करके, या फिर आप इसको वी डी वी बाई डी एक्स लिख दो माइनस के वी करके। दोनों तरह से हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इससे करता हूँ तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था, बाद में मान लीजिए कभी वी हो जाएगा 0 से टी। इफ आई सॉल्व दिस इट विल बी एल एन ऑफ वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या यूँ कहें कि v बाई वी नॉट हमारा सीधा e की पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें मिलता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ गया। दूसरा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो v तो सीधा कट ही जाएगा, देन वी हैव डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस तरह से, तो 0 से x अगर एंटर किया है तो v नॉट से v वेलोसिटी होगी, तो v कैन बी रिटन एज सिंपली v नॉट माइनस के एक्स। तो हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया। अब देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया है कि अगर v नॉट इज 1.5 kl द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी उन्होंने बोला है कि अगर 1.5 kl की स्पीड है तो वो पहले ही रुक जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं भाई, अगर हमें इसको रोकना है, मतलब लेट्स सी कि हम लोग अगर एल पे रोकना चाहते हैं, तो अगर मैं x इज इक्वल टू एल पे रोकना चाहता हूँ तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एल आ जाएगी, राइट। तो यानी अगर पूरा एंटर कर रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू हमने कितना रखा है, एल रख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो x है ना, दैट x टेल्स यू द स्पीड एट दैट पॉइंट, मतलब कितना x एंटर हो चुका है और कितनी स्पीड है उसकी, ये बता रहा है। तो अगर मान लीजिए l पूरा एंटर हो चुका है, तब हम जानते हैं, मान लीजिए हमने माना कि तब वो रुक रहा है, तो उसके लिए वी नॉट के एल होनी चाहिए। तो अगर आप 1.5 के एल दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो अंदर घुस गया होगा, आपने ज़्यादा स्पीड दी है, फोर्स उतना ही लगने वाला है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है कि इसमें बोल रखा है कि विल स्टॉप बिफोर एंटरिंग, बट 1.5 के एल देके आपका एंटर होने के बाद और भी आगे चला जाएगा, ऐसा होगा। दूसरा हमारे पास ये है, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लक्स चेंज रुक जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो आपका फोर्स नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली बी का ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे में दिया हुआ है, इफ वी नॉट इज के एल बाई 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट दिस, यानी टाइम दिया हुआ है। तो वी नॉट हमें बोल रखा है कि के एल बाय 10 है, तो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं कि ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, इनिशियली डिस्टेंस वाली यूज़ करते हैं। तो पहला वाला हमने ऑप्शन निकाल लिया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इन्होंने बोला कि वी नॉट इज के एल बाई 10, तो
वी नॉट इज के एल अपॉन 10 माइनस के एक्स। तो इन्होंने बोला है कि लूप कम्स टू एट रेस्ट एट दिस। तो लेट्स सी, अगर ये रेस्ट पे होने वाला है तो हम एक इसका हम वेलोसिटी अगर ज़ीरो कर देते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि x कितना हो रहा होगा। x विल बी नथिंग बट L/10, यानी आपका L/10 जब एंटर हो गया होगा तब वो रुक रहा है, राइट। तो if v naught is k L/10 the loop comes to rest at t is equal to 1 upon k ln 5/2। तो ln 5/2 पे रेस्ट पे आएगा। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो मैंने निकाली है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें पता चलता है कि भाई t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तभी आपका v टेंडिंग टू जीरो होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन फॉरबिड्स कि किसी एक डेफिनेट टाइम पे आपका लूप रेस्ट पे आ रहा होगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट, बिकॉज इसमें हमने पूरे में फोर्स एक्ट करते टाइम माना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता बिकॉज उन्होंने बोला है कि इस डेफिनेट टाइम पे रेस्ट पे आ रहा है। तो हमने बोला कि भाई x टू L/10 पे सिनेरियो हो रहा है, L/10 पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अभी भी फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो पार्टिकल कभी रेस्ट पे आ नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर इट, बिकॉज वेलोसिटी भी कम होती चली जा रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास ये है वी नॉट इज 3 KL। अगर वी नॉट 3 KL है द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम दिस। ओके, तो उन्होंने बोला कि भाई कंप्लीट लूप एंटर कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने ये नहीं बोला कि रेस्ट कर रहा है, उन्होंने बोला एंटर कर रहा है। तो हमें पता है कि v इज वी नॉट माइनस के एक्स है। तो जब पूरा एंटर कर देगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस के एल, और उन्होंने वी नॉट स्पीड कितनी दे रखी है, 3 KL। तो इसका मतलब ये हो जाएगी 2 KL, यानी उसकी एंटर करते टाइम इतनी स्पीड है। अब मैं टाइम वाली इक्वेशन यूज कर लूँ तो v बाई वी नॉट कितना हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। तो b बाई वी नॉट इज हाउ मच, दैट इज 2/3 ई की पावर माइनस के टी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू आपकी आ जाती है 1/k टाइम्स ऑफ ln ऑफ 3/2। तो बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर मैच कर रहा है और ये सही होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन का क्रक्स ये है कि देखो एज लॉन्ग एज आपका जो जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे तब तक आपका कोई भी एक डेफिनेट टाइम नहीं होगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इट विल नॉट बी जीरो एज लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग। डेफ इसका मतलब ये होगा कि जब वो एंटर करेगा कंप्लीटली उस रीजन में तो उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जीरो वेलोसिटी आप कर रहे हो घुसते टाइम तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। दैट इज वॉट जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है वो बता रहा है। इन्होंने बोला कि वी नॉट जो है KL/10 पे अगर आप स्पीड देते हैं तो वो रेस्ट पे आ जाएगा इतने टाइम पे। बट KL/10 अगर मैं पुट करता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ L/10 ही एंटर किया है, दैट मीन्स फ्लक्स चेंज इज स्टिल हैपनिंग। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो कभी रेस्ट पे आ नहीं सकता। तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट द इक्वेशन से। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि length breadth thickness of a strip having a uniform cross section this which of the following options gives the volume। okay, देखो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो 10.5 दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाइड बाय 0.05 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 6.0 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो सिंपल है, हमें पता है जब हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट होता है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रखता है। तो यहाँ पर जो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट, इसमें भी 2 हैं। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। तो इन सभी आंसर में सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसको सॉल्व नहीं करना था, इसमें सिर्फ आपको रूल्स लगाने थे जो आपने पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 connected strings S1 S2 S3 with uniform linear mass densities mu 4 mu and 16 mu। S1 S2 are connected to the point P where S2 S3 आप मतलब बेसिकली आपने डिफरेंट थ्रेड्स को लगा के रखा है, आप वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं O से। अब आपको कमेंट करना है और जो वेव जिस तरह की प्रोड्यूस की जा रही है वो हमें दे रखी है, इस नेचर की प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो अब जब वो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे तो उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो उन्होंने P को पहले चुना है। तो P के केस में देखो जो वेव है ना वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब ऐसा होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो अपना मतलब सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बदलती है, वो अपना फेज भी बदल लेती है। मतलब
ये हमने पढ़ा होगा कि आपकी जो वेव है अगर इस तरह से अगर जा रही थी टकराते टाइम किसी एक डेंसर मीडियम से टकरा रही थी, तो अपॉन रिफ्लेक्शन वो कंप्लीटली पाई चेंज उसमें आ जाता है, पाई का फेस चेंज हो जाता है, कंप्लीटली उल्टी हो जाती है। तो हमें बस वही कमेंट करना है और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है। तो उसमें बोला कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम पी फॉर द फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब देखो, तो हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ए आर इंटू क्या होगा, जो उसका रख रहा है वही रखेगा, लेकिन आपका पीछे की तरफ आएगी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा ही होगा, लेकिन इसमें प्लस पाई का चेंज भी आ जाएगा, इतना भी हमें पता है बिकॉज वेव उल्टी हो जाती है, ये हमें पता है। अगर हमने थोड़ा सा भी वेव के बारे में पढ़ा होगा या रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो ये चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लाना था। तो इन्होंने अल्फा कांस्टेंट दे रखा है, तो ये ठीक है, जो भी एम्पलीट्यूड हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड वही रहेगी बिकॉज उसी मीडियम में है, प्लस पाई का फेस चेंज होगा, बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेकंड बोला व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रांसमिशन हो रहा है, द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो जब ट्रांसमिटेड वेव होगी, यहाँ पर हम पी की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर पी, ठीक है, दिस इज फॉर पी। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा था, अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव की बात करता हूँ तो यहाँ पर ए टी कॉस, अब देखो ओमेगा तो वही रहने वाला है, लेकिन के बदल जाएगा, के डैश एक्स रहेगा, कोई फेस का चेंज भी नहीं आएगा जब ट्रांसमिशन होता है हैवियर मीडियम में। तो के विल नॉट बी दैट ओनली, के आपका थोड़ा बदल जाएगा, हम चाहें तो के निकाल सकते हैं कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज नथिंग बट ओमेगा बाय के, बट आपका दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी हो जानी चाहिए, दैट विल बी, अगर टेंशन सेम है तो आप देख सकते हैं टी बाई म्यू रहा होगा, तो इसमें भी ओमेगा तो वही रहने वाला है, के डैश ही होगा, इसका हो जाएगा, टेंशन सेम ही है तो 4 म्यू अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी ओमेगा बाय के डैश विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा बाय के। तो बेसिकली के डैश तुम्हारा 2 के हो जाएगा उस मीडियम का, ठीक है, यानी इसका अगर के आपने माना है तो इसका आपका 2 के होना चाहिए। वैसे आप लास्ट वाले का भी मान सकते हैं, इसमें 16 है तो आपका 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 के हो जाएगा, तो S3 वाला आपका 4 के हो जाएगा इसका। बाकी ओमेगा सेम रहेगा बिकॉज सोर्स फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो के डैश है मतलब ये आपका 2 के होना चाहिए था, यहाँ पर बाकी सब तो ठीक किया उन्होंने, बट उन्होंने के चुन के गलती कर दी, तो बी सही नहीं हो सकता। सी की बात करते हैं, अब ये क्यू की बात करने पे आता रहे हैं, तो के क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्यू से, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्यू से तो y विल बी, मान लीजिए ए आर डैश, और जो वेव आ रही थी ट्रांसमिटेड वेव वो ये थी, इस वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट विल बी कॉस, क्योंकि वो डेंसर मीडियम में फिर जा रही है तो ओमेगा टी प्लस 2k एक्स प्लस पाई हो जाना चाहिए। हम देख सकते हैं क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर फिर से माइनस के दिया हुआ है, के नहीं होगा, 2k होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला हम देख लेते हैं, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आप फोर्थ मीडियम में चली गई है, तो ट्रांसमिटेड वेव आपकी हो जाएगी ए टी कॉस ओमेगा टी रहने वाला है, लेकिन उसका के कितना है, 4k है, तो माइनस 4k एक्स आपका होना चाहिए, तो 4k एक्स आपका हो जाना चाहिए। इस तरह की वेव आपकी बननी चाहिए। क्या ये बन रही है? बिल्कुल बन रही है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। तो सिंपल, अगर आपने वेव्स के ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब ट्रांसमिशन के बाद वेव कैसे हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वेव कैसे हो जाती है, अगर ये आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वेव्स के चैप्टर में, तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन आ गए, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 8th वाला है कि अ पर्सन sitting inside an elevator performs a weighing experiment with an object of mass 50. Suppose that the variation of height h of the elevator from ground आपको दिया हुआ है ये, taking acceleration due to gravity to be 10, the maximum variation of the object's weight is। अच्छा, maximum variation की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी है ये एक SHM की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली आपका ये जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, ये आपका, अगर मैं इसको y इक्वल टू 0 मान लेता हूँ, तो आपका y इक्वल टू 8 पे मीन पोजीशन है और वो 16 तक जा रहा है, तो y इक्वल टू 16 तक जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड आपका 8 हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और आपका वेरिएशन इन वेट पूछ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ और यहाँ सबसे नीचे रखता हूँ, तो देखो जब टॉप पे होगा तो इसका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा ए ओमेगा स्क्वायर, और नीचे होगा तो ए ओमेगा स्क्वायर, यहीं पर आपके सबसे एक्सट्रीमम ऑफ वेट्स देखने को मिलेंगे, आप यहीं पर वेट्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पर एफ बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज N1, नीचे की तरफ mg, और यहाँ पर हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाता है mg माइनस N1 इज इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो आपका सीधा N1 जो आ जाता है वो mg माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, दिस इज N1।
नीचे वाले की बात कर लो भाई, N2 आपका इधर लग रहा है, इधर mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ आएगा a ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें अगर बात करोगे तो N2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर। सो N2 विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपका N2 भी बन जाएगा और आपने यहाँ पर N1 को भी बना लिया है। तो ये दोनों वेट्स हैं बेसिकली। तो वेरिएंस इन वेट की बात करेंगे तो वेरिएंस इन वेट यही हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि भाई मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वेट इज, तो वेरिएशन ऑफ वेट मतलब डेल्टा एन कर लो। डेल्टा एन मतलब क्या होता है, 2 m a ओमेगा स्क्वायर। तो 2 m a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना है, 8 है। मास कितना दिया, 50 दिया है, तो 2 × 50 × 8। ओमेगा इसके अंदर दिया हुआ है 2 पाई/टी। टी आपका दिया 40 पाई, तो ओमेगा हो जाता है 1/20। तो 1/20 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800/400। सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2। तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन, जो आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी 2। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक और, इसमें बोला है क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा उसका आ गया है कि मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें वेव और पार्टिकल नेचर को इक्वेट करना चाह रहे हैं। देखो इसमें आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो एनर्जी, टोटल एनर्जी पर डेंसिटी जो होती है वेव के लिए, वो हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे ऐसे दी जाती है, हाफ एप्साइल नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो जो हमारे पास जब हम एवरेज निकालते हैं, तो मतलब इसका अगर हमें एवरेज निकालना चाहता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 1/4 एप्साइल नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। अच्छा, एक और बात हमें पता है कि जो सी हमारे पास होता है वो आप ई नॉट अपॉन बी नॉट से दे सकते हैं। तो अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा कि जो आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो बी के फॉर्म में इस तरह से लिखी जा सकती है। तो हमें पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी यू वेव का इनटू वॉल्यूम जो होना चाहिए वो टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस वही हमें लगाना है। तो टोटल एनर्जी हम किससे निकालेंगे, हम लोग इसमें ऑलरेडी बोल के रखा है कि फोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 35 × 10⁻⁷, और सबकी फ्रीक्वेंसी उतनी है 10⁻15। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 35 × 10⁻⁷ फोटॉन्स हैं, और सबकी एनर्जी हो जाती है HF। और इधर हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम यूनिट क्यूब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्यूबिक मीटर ही हो जाएगी। नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट, मतलब 70 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू 10⁻⁷। एच हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻34 दिया हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 10⁻15। Now all you have to do is just solve for this. Mu naught is given to be 4 pi into 10⁻⁻7। तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ सीधा 4 पाई माइनस 7 हटा देगा, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻34 यानी -19 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये -19 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं, तो कितना होता है ये, 70। अच्छा, इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसका फाइनली अंडर रूट लोगे तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 × 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻18 अंडर रूट ले लीजिए। तो 10 यहाँ पर 42 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 हमारा मैच कर रहा है, उसी में दिया है, अल्फा में निकालना है। तो निकाल लीजिए 44 इंटू 4 पाई, तो 816 पाई इतना आ जाता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहूँ तो एग्जैक्ट आंसर के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, बट इसको अगर आपको अप्रॉक्सीमेट निकालना होता तो पाई को 3 मान के आप कर सकते थे, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको मिल जाता है। तो इसमें 168 मल्टीप्लाइड बाय पाई अगर मैं करता हूँ 22.9 आता है इसका। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ रहा है 22.9 इंटू 10⁻⁻9। तो इसको लगभग आई थिंक हमें जो आंसर लिखना चाहिए, अच्छा पाई उन्होंने 22/7 दिया हुआ है, तो अगर मैं सीधा 22/7 लेता हूँ तो लेट्स सी कि हमारा क्या आ जाता है। तो 22/7 विल बी 6 × 4 × 22 multiplied by 10⁻⁻9, and this will give me
मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22.9 ओनली, उतना ही दे रहे हैं, तो 22.9 आ रहा है, लगभग 23 आएगा। तो इसका आंसर हम लोग लगभग 23 मान सकते हैं। ठीक है, तो 23 आप इसका आंसर मान लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास 10th वाला क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा हमारा रेडिएशन के ऊपर है। इसमें बोल रखा है कि दो हमारे पास प्लेट्स हैं, उसका कुछ टेम्परेचर टीपी और टी क्यू दिया हुआ है, उनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो डब्ल्यू नॉट हो रहा है। अब हमने दो सिमिलर टाइप की प्लेट्स बीच में लगा दी हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। तो अब हमें बताना है कि अब किसी भी प्लेट के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि दूसरे केस में आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे सभी प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेट आपका एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जितनी भी एब्जॉर्ब करेंगे वो उतना ही ट्रांसमिट कर देंगे। तो हम पहले वाले केस में निकालते हैं कि एनर्जी आपका जो हो रहा है वो कितना ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमारे पास जो डब्ल्यू नॉट होगा वो किस तरह से दिया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पी की पावर 4 माइनस टी क्यू की पावर 4 इंटू एरिया। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी वेव है, ये अपना एमिशन कर रही होगी और ये एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, तो नेट एमिशन जो हो रहा है वही उसकी तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। तो वही हमारे पास पावर ट्रांसमिशन हो रही है इनके बीच में। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं, तो जब हमारे पास बीच में हम कोई प्लेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनका टेम्परेचर भी हो जाएगा कुछ T1 T2 के बराबर, राइट। तो ऐसे ही हम यही सिनेरियो लगा देते हैं। तो अगर मुझे डब्ल्यू एस लिखना है तो सभी के बीच में डब्ल्यू एस सेम आ गया है, तो आप लिख सकते हैं कि सिग्मा एरिया इंटू T1 की पावर 4 माइनस, सॉरी T1 की पावर 4 नहीं, टी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टी पी की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4, ये बराबर होगा सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 सिग्मा ए T2 की पावर 4 माइनस टी क्यू की पावर 4, ये होगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, टी पी की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 इक्वल टू T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ये हो गया। एंड द सेम थिंग हैपन्स हियर। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि पी और क्यू में थोड़ा सा रिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको, दोनों को टी को हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास टी पी की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 जो है दैट इज़ 2T1 की पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास T1 की पावर 4 प्लस TQ की पावर 4 जो है दैट इज़ 2T2 की पावर 4। ओके, 2 मिनट रुकिए। ओके, सो सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये पहला वाला, ये हमारे पास दूसरा वाला, इन दोनों को आप अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टीपी की पावर 4 टीपी की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ऐसा। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके सॉल्व करना चाहूँ तो देखो यहाँ पर T2 माइनस T1 को उधर ले जाऊँगा तो 2 टाइम्स बन जाएगा, यानी TP की पावर 4 जो है माइनस TQ की पावर 4 जो है दैट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। सो फाइनली हमारे पास T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 जो है दैट इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब ये हो गया कि भाई हमारे पास, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो T1 की पावर 4 है माइनस T2 की पावर 4 है वो आपका TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4 का 1/3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई डब्ल्यू एस सभी के बीच में सेम है, तो प्लेट्स के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 पुट कर देंगे तो सिग्मा ए बाय 3 TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4।
तो बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, W0 अपॉन WS को अगर मैं डिवाइड करता तो आंसर सीधा सीधा 3 आ जाएगा। तो आप आराम से इसको 3 लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट हमारे पास 11th वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ये बोला है कि भाई किसी भी सोर्स को पेरिफेरी पे उन्होंने जो है इंसिडेंट किया है और वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होके थीटा एंगल पे इंसिडेंट किया गया है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, और जब वो ओ से टकराती है तो उस इंस्टेंट पे वो फुली पोलराइज हो जाती है। तो हमें बताना है कि थीटा कितना होगा। तो देखो हमारे पास सिंपल यही है, इसी में थोड़ा डायग्राम बना के शो कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पर कि ये आपकी इस तरह से रे आपकी जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर फिर से टकराएगी, यहाँ पर जाएगी एंड देन फिर बाद में यहाँ जाके ऐसे चली जाएगी। अब देखो जिसने ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि ब्रूस्टर एंगल नाम का एंगल होता है जिसपे आपका फुली पोलराइजेशन होता है, उस केस में tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। म्यू इज द मीडियम इन विच द वेव इज अबाउट टू गो। तो √3 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। यानी फाइनल ये थीटा मैंने गलत नाम दे दिया, यहाँ पर थीटा ना देके मुझे फाई देना चाहिए था, इट शुड बी फाई। तो दिस एंगल शुड बी फाई क्योंकि थीटा हमें ऑलरेडी निकालना है, ठीक है। तो हमने ऐसा बोल दिया है कि मान लीजिए यहाँ पर आएगा तो मैंने बोला कि ये फाई है। तो आपको पता है कि tan फाई हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट शुड बी म्यू विच इज़ √3। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 60 डिग्री। तो अगर मैं इस लाइन को बनाता हूँ और इसके सेंटर भी यहाँ कहीं होगा और इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर हम लोग इंसिडेंस की बात करते हैं, तो अगर फाई ये बन रहा है तो ये एंगल जो एंटर कर रहा है ये एंगल भी फाई ही होगा। तो जब वो एंटर कर रही थी तो हम निकाल लेते हैं भाई आर कितना हो रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ बाउंड्री पे जब वो कैविटी में घुस रही है तो वहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो म्यू साइन आर जो होगा वो तुम्हारा साइन फाई के बराबर होगा। तो म्यू हमारे पास √3 है, ये हमारे पास साइन आर हो गया, साइन फाई इज अगेन साइन 60। इफ वी सॉल्व दिस इट कम्स आउट टू बी साइन आर कम्स आउट टू बी 1/2, यानी आर इज 30 डिग्रीज। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जनरली ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एंगल जो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, सुनो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा सिनेरियो, ये ज्योमेट्री अगर जिसको समझ में आती है वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा। ये देखिए इसको मैं अच्छे से क्लियरली बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो इस तरह से हमारा ये बना हुआ है और बीच में हमारे पास सेंटर से हमने ये बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो रे ऑफ लाइट है, देखो ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर हमारे पास यहाँ पर है, ये आपका वर्टिकल से 60 डिग्री है, यानी हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब तुम्हारी रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो इससे, इसी डॉटेड लाइन से 60 डिग्री 30 डिग्री ऊपर है। तो 30 डिग्री ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल है ये लाइन, राइट। यहाँ पर मैंने सही से डायग्राम नहीं बना पाया, लेकिन अगर R30 है इस वाली लाइन से तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया। देखो ये वाली लाइन जो है यहाँ पर सही से दिख रही है, ये 60 डिग्री ऑलरेडी है और ऊपर से 30 नीचे है। तो अगर इससे कोई 30 ऊपर है इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। इवेंचुअली जो फाइनल रे आ रही है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टली जा रही थी, राइट, जिसको रोक लिया गया, हॉरिजॉन्टली जा रही थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रही थी। और हम देख लेते हैं कि भाई वो कितने डिस्टेंस पे थी रियल सेंटर से, वो हम देख लेते हैं। तो आप ये निकाल सकते हैं कि भाई ये वाली जो दूरी थी हमारे पास ये थी R/2 के बराबर, और ये जो दूरी है ये हम चाहें तो निकाल सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी R/2 cos 30 विच इज़ R/4। यानी ये जो लाइन थी जो ट्रू सेंटर से R/4 की दूरी पे थी। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाता है ऐसा। दूसरी बात ये, जब यहाँ से टकराई होगी ये तो आपका थीटा एंगल पे गिरी होगी और थीटा पे ही गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल बन रहा है ये मतलब रे ऐसे आई होगी तो थीटा पे आई होगी और थीटा पे ही जा रही होगी। तो बस हम ऐसा कर लेते हैं, ये आर है तो आपका जो आर साइन थीटा रहा होगा वो, सॉरी ये R/4 ना होके 3R/4 होगा। R/2 प्लस R/4 इज 3R/4। वो आपका कितना रहा होगा, 3R/4 के बराबर रहा होगा। तो साइन थीटा जो आपका है वो 3/4 के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली आप 0.75 इसको लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 0.75।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 12th क्वेश्चन। इसमें बोला है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग द इक्वेशन ये। बी हमें दिया हुआ स्लिट विड्थ है, डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट है, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड द सेंट्रल मैक्सिमम, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो हमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें बोल रखा है डी एंड डी आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट दिस। आपको कमेंट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हम लोग ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें दिया है बी डी अपॉन डी, तो हम लोग क्या करते हैं बी डी अपॉन कैपिटल डी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 लैम्डा, बिकॉज थर्ड मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं ट्रू वैल्यू निकालना चाहूँ पहले तो बी का, तो बी का हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये दिया है 3 इंटू माइक्रोमीटर में बोला है, तो हम इसको माइक्रोमीटर में इसको भी निकाल लेते हैं। लैम्डा कितना दिया हुआ है 600 नैनोमीटर्स, तो 600 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 कर लेते हैं, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन दोनों को मीटर में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी हमारे पास कितना दिया है, डी हमारे पास है कैपिटल डी 1 मीटर का है, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो स्मॉल डी दिया है वो 5 मिलीमीटर्स का है, तो 5 इंटू 10⁻³ रख देते हैं। तो दैट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच 1800 अपॉन 5। ये माइक्रोन में निकाल रहा हूँ मैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 5 3 15 एंड 60 360 माइक्रोन। ये आपका बी आ गया। लेकिन हमें एरर इन बी निकालना है, तो हम एरर फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि बी हमारे पास क्या होता है, दिस इज एम लैम्डा डी बाय डी। तो डेल्टा बी बाई बी हमारे पास क्या होने वाला है, देखो एम तो आपका एब्सोल्यूट सही बोला है और लैम्डा भी सही बोला, तो हम सीधा बोलेंगे डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा स्मॉल डी बाई डी। तो निकाल लेते हैं भाई क्या होता है, डेल्टा डी बाई डी का 1 सेंटीमीटर दिया है और इन्होंने 1 मीटर दिया, तो ये 1/100 हो जाएगा। स्मॉल डेल्टा डी बाई डी की बात करते हैं तो दिस इज 1 mm एंड 5 mm, तो बेसिकली 1/5 हो जाएगा। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 0.2 प्लस 0.01, तो 0.21 हमारे पास हो जाएगा। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 0.21 इंटू 360, देखो क्या आता है। तो डेल्टा बी विल बी इक्वल टू 0.21 इंटू 360, सो दैट विल बी 2.1 इंटू 36। तो अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 विल बी इक्वल टू 75.6 के आसपास आ रहा है। आई थिंक दैट शुड बी द राइट आंसर। लेट मी सी, अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो 3 लैम्डा हमारा है, 3 लैम्डा इज 600, ओके। डी इज 1 मीटर्स एंड स्मॉल डी इज 5 मिलीमीटर्स, so it is 6 18, okay, this is 360, okay, so 75.6 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस आई डोंट थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है, तो मेरे ख्याल से 75.6 मस्ट बी द आंसर, तो इट शुड बी 75.6, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रखा है कि इसमें बोला हुआ है कि कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम विद एटॉमिक नंबर Z at absolute temperature neutron having thermal energy kBt has the same de Broglie wavelength as that of the electron, okay। देखो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम लोग जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 होता है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ तो 2πr इज इक्वल टू NH अपॉन mv बन जाता है। नाउ दिस इज de Broglie wavelength, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होता है। तो इन्होंने बोला है कि थर्ड ऑर्बिट की बात की है, तो थर्ड ऑर्बिट में जो लैम्डा होगा वो 2πr/3 के बराबर होगा इसका। या फिर एक काम करते हैं, देखो भाई यहाँ पर हमारे पास सीधा m n के टर्म्स में निकालते हैं, ओके। तो हमारा जो लैम्डा है आप उसको लिख सकते हो कितना 2πr/n। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसका जो रेडियस होगा r दैट विल बी गिवन एज a0 n² ऐसे दिया जाएगा, तो दैट विल बी 2πa0 n एक कट जाएगा अपॉन z। इस तरह से आपका लैम्डा इलेक्ट्रॉन का दिया जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि भाई यही लैम्डा उसका भी है न्यूट्रॉन का, तो इट विल बी h अपॉन p ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का p आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एनर्जी kBt, राइट। अब तुम्हें सिर्फ स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4π² a0² n² अपॉन z²
एंड दैट विल बी एच स्क्वायर अपॉन 2mn kT। रीअरेंज कर लीजिए, आपको मिल जाएगा जो भी है, तो एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2mn के, यहाँ पर 8 बन जाएगा, यहाँ पर पाई स्क्वायर आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर, और यहाँ नीचे एन स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारे पास पाई स्क्वायर आ रहा है बिल्कुल, ए नॉट स्क्वायर भी आ रहा है, एम एन भी आ रहा है, के भी आ रहा है, और नीचे 8 भी आ रहा है हमारा, है ना, तो 4 है, और 4 हमारे पास, हाँ 8 भी आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, ठीक है, तो एन हमें रखना पड़ेगा। तो एन को अगर मैं रखूँगा तो द अल्फ़ा विल बी नथिंग बट 8n स्क्वायर, तो अगर मैं एन रखता हूँ तो एन इज़ नथिंग बट 3, तो 72 होना चाहिए। तो आई थिंक द आंसर शुड कम आउट टू बी 72 इन माई केस, तो इसका आंसर 72 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ये थोड़ा सा मैच द करेक्ट वाले आ गए हैं। देखो इसमें ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दो अगर आपने पैरेलल रखे हो, जैसे पी वाले की बात करते हैं, तो दो वाले पैरेलल रखे हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे के पी अपॉन आर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दोनों की वजह से के पी अपॉन आर नीचे ही आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से के पी अपॉन 2 के पी अपॉन आर क्यूब, सॉरी के पी अपॉन आर क्यूब होगा, तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब माइनस जे कैप हो जाएगा। तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब मतलब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फैक्टर होना चाहिए, तो पी का 2 होना चाहिए, तो पी का 2 हमारे पास सी एंड डी में दिया हुआ है, तो पी का तो हमारे पास बेसिकली 2 होना चाहिए, वी कैन से दैट। इसकी बात करते हैं सेकंड वाले में, तो इसकी वजह से नीचे आएगा और दूसरे वाले की वजह से ऊपर जाएगा, तो इसका 0 होना चाहिए, तो क्यू का 0 होना चाहिए, तो दैट इज क्यू इज 1। तो 2 हो और 1 हो, तो हमारे पास सी आ रहा है, नहीं सी नहीं है, हमारे पास आर में डिफरेंस है, तो आर की बात कर लेते हैं, आर देख लेते हैं। देखो आर में क्या होगा कि इस पहले वाले की वजह से नीचे आएगा और दूसरे वाले की वजह से उसी तरफ आएगा, और दूसरी बात है कि इसका 2 के पी अपॉन आर क्यूब होगा और इसका के पी अपॉन आर क्यूब होगा, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप वाला फैक्टर बनना चाहिए, जो कि फोर्थ बन रहा है, तो इसका 4 हो जाएगा। बस हो गया आपका, इसमें और कुछ कहीं देखना है, आपका सी ऑप्शन डायरेक्टली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला बेस्ड है ये वाला। नेक्स्ट 15 वाला बोला है कि एक सर्किट दिया हुआ है और हमें कमेंट करना है, वोल्टेज दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि इम्पीडेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे, हमें ग्राफ के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो देखो अगर पहला सिर्फ हमारा डायरेक्टली पहला पी हमें दिया हुआ है, तो पी में हमें सीधा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो देखो रेजिस्टेंस से फेज का कोई चेंज नहीं होता, जो पोटेंशियल का फेज है वही रहता है, तो साइन 400t में साइन वाला ग्राफ ही बनना चाहिए, दैट्स इट। तो साइन वाला ग्राफ आपका पहले में भी बन रहा है, तीसरे में भी बन रहा है, और किसी में बन रहा है, तो पहले या तीसरे में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लें, तो अगर मैं यहाँ पर करंट लिखना चाहता हूँ, जिनको लिखना आता है, तो हम पहले आई नॉट निकालते हैं, आई नॉट इसमें 300 अपॉन आर होगा, विच इज़ 10 साइन ऑफ 400t बनने वाला है, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 10 तक जाएगा, तो एम्पलीट्यूड 10 तक जा रहा है 3 वाले का, तो पी का 3 होना चाहिए बेसिकली, दैट्स इट। तो पी का 3 हमारे पास 2 का दिया हुआ है, हमें एक और देखना पड़ेगा। क्यू देख लेते हैं, देखो क्यू हमारे पास जो है उसमें ये हमारे पास क्या है, उस टाइप का है, रिएक्टिव सर्किट है। रिएक्टिव सर्किट में हमारे पास जो जेड आता है उसमें जो करंट है वो लैग करता है, ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो लैग करने वाला है, इसका मतलब अगर आपका जो करंट का इसका जो सिनेरियो बनने वाला है, वो करंट आपका बनेगा समथिंग आई नॉट इंटू साइन 400t माइनस 5 के फॉर्मेट में बनेगा, यानी ग्राफ आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ग्राफ को अगर राइट वर्ड शिफ्ट करना है, इसका मतलब थोड़ा सा राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो राइट वर्ड से, इसका मतलब पीक पाई बाय 2 से आगे आ रहा है, तो पीक पाई बाय 2 से आगे आपका 4 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, दोनों में ही पीक पाई बाय 2 से आगे है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आगे आएगा। देखो भाई 5 निकालने का सिंपल तरीका ये है, देखो यहाँ पर 30 आपका नीचे आ रहा है, ऊपर ओमेगा एल कर लो, तो अगर मैं ओमेगा एल करता हूँ दैट इज 400 इंटू 100 इंटू 10 की पावर ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो दिस इज 40, तो इसका मतलब 50 आ रहा है, मतलब 37 डिग्री आ रहा है बेसिकली, तो 37 डिग्री का मतलब होना चाहिए, 37 डिग्री डिग्री जो है उतना शिफ्ट होना चाहिए। तो हमारे पास 4 या 5 में कुछ हो सकता था, तो जो
फोर्थ है उसमें तो पाई बाय 2 से वो पाई के आगे निकल गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा शिफ्ट हो गया, तो फोर्थ तो नहीं हो सकता है, तो आपका फिफ्थ ही हो सकता है। तो आई थिंक जो आपका क्यू है दैट शुड गो फॉर 5, राइट, इट कैनॉट बी फोर्थ वन, इट शुड बी 5। नेक्स्ट आर वाले की बात कर लेते हैं। तो आर वाले में हमें पहले निकालना पड़ेगा 1/ओमेगा एल क्या है, तो 1/ओमेगा सी करते हैं। तो 1/50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 20,000 150, तो 50 आएगा इसका। और एक्स एल की बात करता हूँ तो ये हमारे पास 25 इंटू 400 करेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा आई थिंक, 25 × 10⁻³ इंटू 400। तो कितना बनेगा भाई, 10⁻³ तो 110, इसका 10 बन रहा है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, ठीक है, लीड करता है तो उसमें मतलब ग्राफ आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो हमें देखना है भाई ऐसा कौन सा ग्राफ है जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब आपका सिर्फ सेकंड ग्राफ है जो आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो आई थिंक आर का सेकंड होना चाहिए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। आर सेकंड आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज पाई बाय 2 पे पीक आना चाहिए था, इसका पीक आगे आ गया इधर, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। लास्ट वाले की हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें 50 ही है तो इसका 50 ओम्स ही रहने वाला है, इसका 125 यानी 3 गुना बन जाएगा, तो इसका 30 ओम्स हो जाएगा, एंड इसका 60 दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर, 60 आपका इधर बनेगा और 30 ऊपर। इसमें ये भी कैपेसिटिव सर्किट ही है, कैपेसिटिव सर्किट है, ये भी आपका थोड़ा लेफ्ट वर्ड शीट शिफ्ट होना चाहिए। तो लेफ्ट वर्ड्स हमारे पास सेकंड वाला ही शिफ्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कैपेसिटिव सर्किट। तो पी का हमारा 3 हो गया, क्यू का 5 हो गया, आर का 2 हो गया। तो एस 1 तो नहीं होना चाहिए, 1 क्यों होगा भाई, 1 होगा तो हमारा 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए आपका दोनों 30 होना चाहिए था। देखो बाकी और कोई ऑप्शन से नहीं, बाकी तीन हमने सही एकदम निकाले हैं। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ भाई, हमने सही निकाला है वैसे। क्यू का हमने 5 दिया है, 5 ठीक है। फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में, हाँ फोर्थ पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल दैट। तो देखो मेरे ख्याल से फिर अगर होना है तो ए होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ एस वाले में थोड़ा एरर है। एस में अगर दोनों का सेम बनता तो हम पहला वाला बना सकते थे अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है कि ये बने, बिकॉज में फेज तो आएगा ही आएगा। तो आई डोंट थिंक कि फर्स्ट वाला होना चाहिए। पी का 3, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हमने थोड़ा सा तो नहीं, 30 का कितना हो जाएगा, 30 के 10, नहीं नहीं सही है, फिर हमारा ये ए होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि 1 तो नहीं हो सकता किसी कीमत पे। 1 में आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 तक जा रहा है, 5 तो जा ही नहीं सकता इसका, क्योंकि 10 है। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन इट शुड बी ए। अब वो एस का 1 क्यों नहीं क्यों हो रहा है, आई डोंट नो दैट। 16th वाला देख लेते हैं। लिस्ट वन shows various fundamental dependencies of energy on the atomic number, energy associated with certain phenomena are given in list 2, ठीक है। देखो इसमें हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हमारे पास एनर्जी रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 का 5, पी का 5 हो जाएगा सीधा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, सबने मूसलेस लॉ के बारे में पढ़ा है, के टाइम्स ऑफ जेड माइनस वन होता है के अल्फा लाइन के लिए, मतलब सम कांस्टेंट इनटू दिस। तो सबको बताइए ये एक्स रेस के लिए आता है, तो कंटिन्यूस एक्स रेस के लिए सॉरी, तो हमारे पास कंटिन्यूस सॉरी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस के लिए आता है, तो हमारे पास क्यू का हमारा हो जाना चाहिए 1। कंटिन्यूस के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 5 और 1 हमारे पास, पी और क्यू का 5 और 1 होना चाहिए, तो हमारे पास सीधा हम सी कर लेते हैं। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आर नहीं पता होगा कि जनरली पढ़ाया नहीं जाता कि एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन क्या होता है। हालांकि सही है कि इसमें जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पास होती है 30 से 70 के लिए, वो Z/Z-1 से वेरी करती है, बट इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग डिटेल में जाते नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में।
आप इतना देख सकते हैं कि जब आप उसका बनाते हैं, एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन की बात करते हैं, जब ये प्लॉट किया जाता है तो लगभग आपका इस तरह का बनता है, ऐसा। तो एक रीजन आता है जब ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है ये, ठीक है, ये वाला, ये एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, और ये हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है। तो यहाँ पर ये इस रीजन में हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो वही हमारा 4 का भी दिया हुआ है, देखो इसका आपका 4 ही हो सकता है, बिकॉज 30 और 70 हमारे पास लगभग ये वाला रीजन होता है, गोल्डन रीजन, जिसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता था तो उसके बेस पे हम कंक्लूड कर सकते थे, हालांकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है। तो इसके बेस पे मेरा आंसर सी होना चाहिए था। तो ये वाले मैंने थोड़े आंसर्स दे दिए हैं फिजिक्स वाले। अब ये मेरी तरफ से आंसर्स हैं, अब ये सही है या नहीं है वो तो आईआईटी की आंसर शीट आने के बाद ही पता चलेगा। बट अकॉर्डिंग टू माय सॉल्यूशन, दिस इज हाउ द पेपर